So good afternoon, class. We started with our third chapter of history in the last class. So we'll proceed with it. अब नाउ जो अपने लोगों ने क्लास की थी उसमें अपने लोगों ने रोमन एम्पायर बेसिकली उसकी लोकेशन देखी थी, कैसे डेवलपमेंट हुई थी, क्या क्या उसकी स्पेशल हम बोलेंगे अचीवमेंट्स थी और कैसे वो जो है एक्सपैंड हुआ ओवर दी 3 बिग कॉन्टिनेंट्स, जिसमें हमने देखा था बेसिकली पार्ट्स ऑफ यूरोप, सम द नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया के ऊपर द रोमन एम्पायर वाज एबल टू रूल कंप्लीटली एंड मतलब जितने एरिया पे रूल कर रहे थे उस पर बहुत अच्छी तरीके से रूल किया था। देन उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो ईरानियन लोग हैं या ईरानियन एम्पायर है उनके साथ उनकी कंटिन्यूस क्या चली थी, कॉन्फ्लिक्ट चली थी। इसीलिए बहुत बार अपने पास मेंशन बार बार आएगा ईरानियन एम्पायर का, कंपैरिजन के फॉर्म में आएगा। कभी आएगा कि वो कुछ एरिया जो रोमन एम्पायर की थी उसके कंट्रोल करना चाहते थे, कैसे उनकी वॉरफेयर चल रही थी और बाकी क्या प्रॉब्लम थी। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वी आर प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तो हम देखेंगे कि जो रोमन एम्पायर है ना वो एक्चुअली डिवाइडेड था into we can say 2 phases। ठीक है, एक तो हम बोलते हैं अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर। एज द नेम सजेस्ट अप टू 3rd सेंचुरी सी जो है, जो एम्पायर था रोमन एम्पायर, उसको हम बोलते हैं अर्ली एम्पायर। और जो बाद वाला है मतलब 4th to 7th सेंचुरी सीई यानी कॉमन एरा, उसको हम बोलते हैं लेट एम्पायर। यानी ऑब्वियसली पूरा जो है रोमन एम्पायर है, बट हम उसको on the basis of their expansion, on the basis of their culture, on the basis of their trade, on the basis of their society and other developmental things, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अर्ली एंड द लेट एम्पायर। तो अप टू 3rd सेंचुरी सीई जो है वो है अपना अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर जो है 4th to 7th सेंचुरी सीई। अब एज आई सेड कि जब भी हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो हम बीच बीच में ईरानियन एम्पायर की बात खुद ही स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वो एकदम कंटेम्प्रेरी थे, एक दूसरे से ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट थे। तो जब भी हम रोमन एम्पायर को डिटेल में पढ़ेंगे तो ईरानियन एम्पायर की बात आएगी और ईरानियन एम्पायर को पढ़ेंगे तो रोमन एम्पायर की बात आएगी। अब अपने देख लेते हैं बेसिक डिफरेंस क्या थे। दोनों कंटेम्प्रेरी थे, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रूल कर रहे थे, फिर भी इन दोनों एरियाज में मेन डिफरेंसेस क्या थे। तो सबसे पहले जो रोमन एम्पायर था ना, इट वाज मोज़ेक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर। इसका क्या मतलब है, मिक्सचर था वहां पे, अलग अलग टेरिटरीज अलग अलग एरिया में स्प्रेड हुई हुई है, अलग अलग रीजन में स्प्रेड हुई हुई है और वहां पे कल्चर्स भी बहुत सारे थे। पर जो ईरानियन एम्पायर थी ना उसमें ईरानियन ही कल्चर चलता था मेनली, मतलब बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं थे, जैसे भाई कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं थी। दे वर बेसिकली ईरानियन बाय कल्चर एंड ईरानियन बेसिकली जो उनके एरिया एक्सपैंडेड थी वो भी नियर अबाउट ईरान ही थी और दे वर एक्चुअली फॉलोइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू ईरान ओनली। जबकि रोमन एम्पायर जो था इट वाज मिक्सचर ऑफ टेरिटरीज, लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मेनी मेनी डिफरेंसेस। ओके, अब अपने जब देखते हैं कि रोमन एम्पायर जो है उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती थी, जैसे ग्रीक, लैटिन और भी बहुत सारी थी, पर ये जो है मोस्ट प्रोमिनेंट वन थी, इसीलिए हम इनको बार बार याद करते हैं। अपने को पता बहुत बार व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी टिपिकल टर्म जनरली इन हिस्ट्री इवन इन बायो इन योर साइंस, हम जनरली बोलते हैं दिस टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और द लैटिन वर्ड, सिंगल इन्वर्टेड में लिख के फिर उसका मीनिंग लिख के, मतलब फ्रॉम दैट टाइम दिस लैंग्वेज इज हैविंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और ये डेवलप कहाँ से हुई थी, अपने रोमन एम्पायर में हुई थी। तो यानी ग्रीक एंड लैटिन सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस है जो कि बोली जाती थी उस समय, बट देयर वर मेनी मोर लैंग्वेज। बट इन ईरानियन ओनली बेसिकली एरामिक जो लैंग्वेज है तो वही बोली जाती थी, वही यूज में की जाती थी और वो ज्यादातर किसी को जो है अपने डेली यूज या अपने जो भी ऑफिशियल वर्क है उसके लिए ये लोग यही लैंग्वेज यूज करते थे। जो रोमन एम्पायर है दे वर सब्जेक्ट टू सिंगल रूलर, यानी पूरा जो रोमन एम्पायर है वो एक सिंगल रूलर के अंडर ही होता था, जबकि ईरान में ऐसा नहीं था। What was in ईरान, ईरान में क्या था कि एक सिंगल रूलर नहीं था, अलग अलग एरिया पे अलग अलग टाइप के रूलर्स थे
जिनके अंडर ईरानियन जो सब्जेक्ट थे, यानी जो ईरानियन पॉपुलेशन थी वो रहती थी, और उनकी जो भी मतलब वो लॉयल उसी पर्टिकुलर किंग की तरफ रहते थे और उसके एम्पायर में ही रूल करते थे. So these are the basic differences that we can see between the Roman and the Iranian Empire. I suppose very simple. Roman Empire mixture of territories and culture. Iranian जो है mainly Iranian ही थे, और रोमन में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी लाइक ग्रीक एंड लैटिन, और जबकि ईरानियन में सिर्फ अरेमिक थी. और जो रोमन एम्पायर है वहाँ पे सारे लोग जो है वो अंडर वन सिंगल रूलर, सो दे वर सब्जेक्ट टू सिंगल रूलर, जबकि जो ईरानियन है दे वर नॉट सब्जेक्ट टू सिंगल रूलर. अब वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज एक्चुअली द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर. जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बेसिकली 3 मेन पिलर्स पे स्टैंड करती थी. हम बोलते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए थी क्योंकि इसके जो 3 पिलर्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. क्या 3 पिलर्स थे? एक तो एम्परर, सेनेट एंड प्रोफेशनल आर्मी. ये जो है डिटेल में पढ़ेंगे. एम्परर एक्चुअली, एम्परर की भी नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है, एंड ही हैड लॉट ऑफ कंट्रोल एंड हाउ ही यूज्ड टू रूल, ये हम देखेंगे, बिकॉज ऑफ विच द रोमन एम्पायर एक्वायर्ड सच एन इम्पोर्टेंट प्लेस. उसके बाद सेनेट. सेनेट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रिच एरिस्टोक्रेसी थी ना वो सेनेट आती है. एंड देन वी हैव प्रोफेशनल आर्मी. दे हैड प्रोफेशनल आर्मी जिनको प्रॉपर सैलरी दी जाती थी. वी स्टडी दीज इन डिटेल. तो अपने को बस ये चीज ध्यान रखनी, अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए कि what were the 3 main pillars of the Roman Empire, you should know that it included emperor, senate and the professional army. So along with that, नाउ ये जो चीजें हमने 3 पिलर्स पढ़ी है इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. जो एम्परर है, जब सबसे पहले फर्स्ट एम्परर की अपने बात करें तो ही वाज ऑगस्टस. ऑगस्टस जो है ही वाज द फर्स्ट एम्परर इन 27 BCE and the area or the regime established by him is called Principate. Okay, always remember ये term Principate. Principate क्यों है? I'll explain. Because this comes from the Latin word princeps. Princeps का मतलब होता है leading citizen. Now ऑगस्टस जो था ना वैसे तो सोल रूलर था, मतलब उसके पास सारी अथॉरिटी थी ऑफ बीइंग द किंग एंड रूलिंग एज ही वांट. पर दे वांटेड टू कीप द फिक्शन अलाइव. फिक्शन क्या है? जो एक तरीके की हम बोलते थे आइडियोलॉजी. क्या यहाँ पे फिक्शन का, वैसे फिक्शन हैज डिफरेंट मीनिंग्स, सो हियर वी कैन कंसीडर इट एज द आइडियोलॉजी. क्या कि एक्चुअली में जो रूलर है, एक्चुअली में जो एम्पायर को रूल करता है वो होता है सेनेट, नॉट द रूलर. मतलब एब्सोल्यूट रूलर नहीं होता. एक्चुअल टर्म्स में ऑगस्टस जो था वो एक सिंगल एम्परर की तरह, टोटल एक एब्सोल्यूट रूलर की तरह रूल कर रहा था. बट इन पेपर्स और एक्चुअली दे वांटेड टू शो इट कि जो लीडिंग सिटीजन है वो है ऑगस्टस, जिसका लैटिन वर्ड है प्रिंसेप, जिससे अपने को टर्म आ जाता है प्रिंसिपल. बट एक्चुअल सारे पावर्स उसके पास थे, पर वो बोलता था मैं सिर्फ लीडिंग सिटीजन हूँ, और रियल पावर जो है वो एक्चुअली में सेनेट ही है. क्योंकि स्टार्टिंग से जब रोम एक रिपब्लिक था, इनिशियली रोम एक रिपब्लिक था, नॉट द रिपब्लिक जो अपने अभी समझते हैं, थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इलेक्टेड था, पर उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे. तो जब वो रिपब्लिक था तो सारी पावर किसके हाथ में थी? सेनेट के हाथ में थी. सेनेट एक्चुअली होता क्या है? ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. और यहाँ पे थे ये बॉडी ऑफ एरिस्टोक्रेसी, द वेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑफ द रोमन एम्पायर, जो बाद में हम देखेंगे इटालियन डिसेंट की भी थी, यानी कहीं ना कहीं क्या थे? इटालियन थे वो लोग ओरिजिनली, और बाद में जो है उन्होंने रोमन एम्पायर को अपना एम्पायर मान के यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया. ये मेनली लैंड ओनर्स थे. तो यही लोग थे जो कि गवर्नेंस देखते थे रोमन एम्पायर में पहले रिपब्लिक के टाइम पे. तो उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए, चाहे पेपर्स में ही चाहे लोगों की सोच में ही, they wanted to show that is on the emperor. The emperors wanted to show कि एक्चुअल में सारी जो पावर है या इम्पोर्टेंस जो है वो सेनेट के नाम पे ही है, पर रूल जो है अब एम्परर करते थे इंडिपेंडेंटली बिकॉज दे हैड लॉट ऑफ पावर. तो ये याद रखना, सेनेट जो है वैसे होती है इलेक्टेड बॉडी, यहाँ पे है
the body of aristocracy. Generally these were the wealthiest family of the Roman and the Italian descent. एंड इसके बाद ये जो है ये ज्यादातर जो रिच लैंड ओनर्स होते थे ये लोग वही थे। उसके बाद हमें ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो अपने पास सारी डिटेल्स है ये कहाँ से आती है। ये अपने पास ऑब्वियसली रिटन डॉक्यूमेंट से भी आती है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से भी आती है। बट बिकॉज वी हैव रिटन एविडेंसेस इन ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, तो अपने आराम से इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं कि जो भी अपने इस इनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं वो टोटली करेक्ट है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि इट वाज क्लियर बाय द एविडेंसेस that the emperor was judged by how they behave towards the senate। मतलब senate had so much of importance कि एक emperor जो है वो सेनेट के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, रिस्पेक्टफुली कर रहा है तब तो ठीक है, अगर वो रिस्पेक्टफुली नहीं कर रहा मतलब ही इज नॉट अ गुड एम्पर। जो वर्स्ट एम्पर है वो होगा जो सेनेटोरियल क्लास के साथ हॉस्टाइल होगा, यानी उनसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, उनसे सस्पिशन के फॉर्म में यानी उनके ऊपर शक कर रहा है, उनके साथ वायलेंस कर रहा है, ऐसा एम्पर जो है वो एक अच्छा एम्पर नहीं माना जाएगा। इसीलिए सेनेटर्स भी है समवॉट, उनको पता था कि भाई हमारी इम्पोर्टेंस है पर कहीं ना कहीं रियल पावर्स तो एम्परर के हाथ में है। वो चाहते थे कि पुराना रिपब्लिकन सिस्टम आ जाए जिसमें सारे पावर्स हमारे पास हैं, पर उनको पता था कि अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक फॉर्म की नॉट मतलब ओपनली नहीं बोली जाती पर कहीं ना कहीं मोनार्की आ गई थी जिसमें कि सारा पावर जो है वो किसके पास होता था, एम्परर के पास ही होता था। और and this was the system in which we can say the emperor and the senate were related। यानी अपने को ये चीज ध्यान रखनी है सेनेट की पोजीशन एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम थोड़ी कम हो गई थी, but still they held very important position because a king was considered and good or bad according to his behavior with the senate। Now we move on to the third important pillar। जो थर्ड इम्पोर्टेंट पिलर थी वो है हमारी आर्मी। और ये जो आर्मी है व्हाई डू वी कंसिडर इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रोमन हैड पेड प्रोफेशनल आर्मी। देखो पेड मतलब प्रॉपर सैलरी बेसिस पे देते थे वो उनको, प्रोफेशनल आर्मी थी। सोल्जर्स हैड टू पुट इन मिनिमम ऑफ 25 इयर्स ऑफ सर्विस, कम से कम 25 इयर्स ऑफ सर्विस उनको देनी ही पड़ती थी। ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी है ये रोमन एम्पायर की स्पेशल फीचर है, बिकॉज इट इज यू कैन से फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ आर्मी दैट having around you can say 60,000 people, so it was actually the largest single organized body in the empire, that is around I'm sorry not 60,000, 6 lakh people, 6 lakh people by the 4th century। और ऑब्वियसली जितने आपके पास सोल्जर्स होंगे उससे हम साफ साफ बोल सकते हैं कि जो एम्परर्स है उनकी फेट क्या है। मतलब एम्परर जो है ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगा वॉरफेयर में अगर उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेशनल है, ट्रेन्ड है और नंबर में क्या है बहुत ज्यादा है। तो सिमिलरली दे वर सेइंग कि ये जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर की जो बॉडी है, ऑर्गेनाइज बॉडी जो हम इस टाइम पे देख सकते हैं, दैट इज बिकॉज these people paid lot of attention on the development of the army also because they wanted to expand their areas। और आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली माना जाएगा और इतना ही पावरफुल माना जाएगा जितने आपके पास स्किल्ड और ट्रेन सोल्जर्स होंगे। जो सोल्जर्स हैं बिकॉज दे वर सो पावरफुल, ये लोग बहुत बार क्या करते थे, म्यूटनी करते थे। म्यूटनी क्या होता है, अपने रूलर के अगेंस्ट ही क्या करना, एक तरीके से वॉर करना। ये लोग हमेशा बोलते रहते थे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटर वेजेस, हमारी सर्विस कंडीशन इंप्रूव करो। और अगर जो किंग्स इनकी बात नहीं मानते थे तो ये म्यूटनी करते थे। So that means they were so powerful. Which section? The army section. That is why we considered it as the third pillar. मतलब इनको भी पता था कि they are very important for the Roman Empire. That is why they always used to
ask for improvements in their salary and the service condition. तो सेनेटर्स जो है ना वो कहीं ना कहीं हेट करते थे और फेयर भी करते थे आर्मी को, क्योंकि वो बोलते थे बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि आर्मी जो है कभी भी वायलेंस कर सकती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि बिकॉज दे हैड सम काइंड ऑफ पावर विद देमसेल्फ, दैट इज व्हाई दे वर ऑलवेज, इट सीम कि वो लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं। इतना तक हो गया था कि जो मिलिट्री की एक्सपेंडिचर जो है इतनी बढ़ गई थी कि 3rd सेंचुरी में गवर्नमेंट को जो है टैक्स बढ़ाने पड़े थे, ताकि वो जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको बेयर कर सके। सो यू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली अबाउट दी सैलरी, पर उनकी बाकी सारी सर्विसेज और बाकी चीजों के लिए इतनी ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे that they wanted more of the money, for which they had to increase the taxes around that time, that is around the 3rd century. And senators, that is why actually somehow did not like these army people at all. और बहुत सारे historians ने ये portray भी किया है कि भाई जो senators है ना उनकी ये problem थी regarding the army, because they feared कि ये लोग कभी भी violence कर लेंगे, कभी भी ये लोग mutiny कर लेंगे। तो the historians at that time has written कि जो ये senatorial है ना इनके प्रति sympathy kind of feeling, that they wanted to bring the change but they could not, because there was already the army was already having lot of power. So now moving on to the next topic, ये जो army and the civil war is basically, as I said कि बहुत बार क्या होता था कि these army were very strong, so somewhat they had lot of power. तो एज आई सेड कि जो एम्परर है उसकी पावर मेनली डिपेंड करती थी ऑन द आर्मी ऑल्सो, कि हाउ स्ट्रॉन्ग द आर्मी इज, हाउ ट्रेन्ड द सोल्जर्स आर एंड अकॉर्डिंगली। तो अगर कभी आर्मीज आपस में रिलेटिंग टू सम प्रॉब्लम डिवाइड हो जाती थी, या सपोज एक कोई उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होती थी, तो दे यूज टू डू सम काइंड ऑफ सिविल वॉर। ईयर 1669 में क्या हुआ था, सीई में 4 एम्परर्स जो हैं ड्यूरिंग द सेम ईयर ऐसा हुआ कि चेंज हो गए, क्विक सक्सेशन। यू ऑल मे बी नोइंग कि ये जो पहले क्या होता था कि जब राजा को थ्रोन में आना होता था तो, और अगर बहुत सारे कंटेंडर्स होते थे तो वो लोग आपस में बहुत ज्यादा हम बोलेंगे प्रोटेस्ट करते थे और बहुत ज्यादा वॉर काइंड भी करते थे। तो और ऐसे भी होता था कि वो ना जल्दी जल्दी एक को हटा के दूसरा थ्रोन पे बैठ जाता था, एंड देन द थर्ड वन एंड द फोर्थ वन एंड सो ऑन। तो ऐसा ही हुआ था वहां पे 69 सीई में, जहाँ पे 4 एम्परर्स में बहुत जल्दी क्विक सक्सेशन हुआ था, और जिसके कारण क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था। इसके अलावा जो फर्स्ट 2 सेंचुरीज थी अंडर द रोमन एम्पायर वो फ्री फ्रॉम सिविल वॉर। सिर्फ यही एक इंसिडेंट था जहाँ पे रोमन एम्परर्स ने somewhat problem faced थी, because there was a civil war, और कहीं ना कहीं the emperors who were doing quick succession were only responsible for this. So this was, we can say, the kind of war that was existing or that were occurring inside the Roman Empire. मतलब अपनी empire के अंदर ही किस टाइप की सिविल वॉर चल रही थी, किस टाइप में लोग जो है थोड़ी सी वहां पे कंफ्यूजन थी या इंस्टेबिलिटी थी, या हम बोल सकते हैं जो वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सक्सेशन। पर अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट क्या, एक्सटर्नल वॉर है, यानी जो हमने पहले पढ़ा था इट वाज इनसाइड द एरिया। नाउ अब वो अपना एक्सपैंड करने के लिए जो है वो क्या कर रहे थे, इसमें हम देखेंगे कि है ना देयर वर फ्यू रूलर्स who wanted to expand you can say lot of the area, but ये जो अपना if we talk about this ruler named as Tiberius, it was the second in the long line of Roman emperors, यानी कि he was the second emperor. Now he had inherited the you can say the empire from Augustus. Now though Augustus was the emperor who was not the father of Tiberius, Tiberius जो है उसका अपना बेटा नहीं था, he adopted him. तो आफ्टर अडॉप्शन ऑब्वियसली इन्होंने जब अपना जो एम्पायर है वो टिबेरियस को दे दिया,
तो तिबेरियस ने ये नोटिस किया कि ऑलरेडी जो एम्पायर है वो इतना ज्यादा बड़ा हुआ है कि कोई जरूरी नहीं है कि इसको और एक्सपैंड किया जाए, बल्कि इट विल बी गुड दैट इफ दे कंटिन्यू टू मेंटेन कि जितने एरिया के ऊपर वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उतना एरिया। तो उसके बाद क्या है, बेसिकली इसीलिए कोई मेजर कैंपेन हुआ नहीं था एक्सटर्नल भी। तो फर्स्ट 2 सेंचुरी तक बोल सकते हैं कि कोई मेजर यहाँ पे इन लोगों ने एक्सपेंशन करने की कोई इतनी हम देखेंगे एंथुजियाज्म नहीं दिखाई थी, बिकॉज वो लोग चाहते थे कि जो हमारा एम्पायर है उसी को हम अच्छे से मेंटेन करें। इसीलिए जो इनकी एज है ना, ऑगस्टस एज, इसको बोला जाता है एज ऑफ पीस, क्योंकि ना कंट्री के ना एम्पायर के अंडर, या हम बोल सकते हैं इनसाइड द टेरिटरी आल्सो देयर वाज नो बिग कॉन्फ्लिक्ट, नीदर दे कंटिन्यूड विद सम काइंड ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कि भाई बाहर से लड़ाई हो रही है तो अनरेस्ट हो जाएगा, कंट्री में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। वेरी पीसफुल काइंड ऑफ सिचुएशन एंड द पीसफुल काइंड ऑफ पीस। सिर्फ एक मेजर कैंपेन हुआ था ट्रेजन के टाइम पे। जो एम्परर ट्रेजन है उसका कहीं ना कहीं आइडिया था कि मुझे एक्सपैंड करना है टुवर्ड्स इंडिया, so he started to trying to move towards the eastern area, and he wanted to reach towards the Indian area, ताकि बेसिकली उधर उस टाइम पे यही था कि ये लोग एक्सपैंड इसलिए करना चाहते थे कि ट्रेड और रिचेज जो है उससे अपने कंट्रोल हो जाए। So he was actually trying to control over these area, but we can say कि it was fruitless, but because he could not be successful, he was not that successful in conquering those areas. तो अगर इस चीज को हम लोग वाइंड अप करना चाहें तो बहुत पीसफुल थी, और वॉरफेयर जो है बहुत कम था, और दे वर हैविंग अ यू कैन से सेटल्ड एंड अ नाइस लाइफ। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे टेरिटरीज किस किस टाइप की। टेरिटरीज जो है यहाँ पे वो थी दो टाइप की कौन सी थी? एक थी डिपेंडेंट किंगडम और एक थी प्रोविंशियल टेरिटरी। अब जो डिपेंडेंट किंगडम थी ना, वो एक्चुअली हम ये बोलेंगे कि जितनी भी आसपास की एरियाज थी वो जो कि डायरेक्ट रूल जो है वो पहले नहीं थी, उसके जब रोमन एम्पायर ने डायरेक्ट रूल अकम्प्लिश किया तो उन्होंने उन सारे डिपेंडेंट किंगडम्स को अपने अंडर ले लिया। तो जो नियर ईस्ट यानी इनकी जो ईस्ट की साइड की जो किंगडम्स हैं उसको उन लोगों ने पूरी तरीके से अपने अंडर कर लिया था। I am repeating again, यानी कि gradual extension of Roman direct rule was accomplished by absorbing whole series of dependent kingdoms. यानी जो पहले टोटली रोमन एम्पायर के डिपेंडेंट नहीं थी या रोमन एम्पायर के अंडर नहीं थी और आसपास की जनरल ईस्टर्न साइड पे थी, उनको रोमन एम्पायर के डायरेक्ट रूल में लाया गया। तो ये वाली जो किंगडम्स थी इन लोगों ने फाइनली इसको रोमन एम्पायर को बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट बना और एक्सपेंशन में हेल्प की। जो नेक्स्ट है वो है अपनी प्रोविंशियल टेरिटरी। प्रोविंशियल टेरिटरी क्या है? इटली के अलावा एक्चुअली, क्योंकि इटली अपने आप को उस समय इटली वाला जो एरिया उसको प्रोविंस भी कंसिडर किया जाता था, और जितनी भी टेरिटरीज थी ना एम्पायर की उन सबको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था, ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, और इन सबको क्या करना पड़ता था? रोमन एम्पायर को टैक्सेस देने पड़ते थे। आई एम रिपीटिंग अगेन, इटली के अलावा बाकी जितने भी एरियाज थे, क्योंकि इटली को प्रोविंस नहीं कंसिडर किया जाता था, इसके अलावा रोमन एम्पायर के अंदर जितनी भी टेरिटरीज थी उनको प्रोविंसेस में ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, और यही लोग हैं जो क्या करते थे? जो बेसिकली टैक्सेस देते थे। इनको टैक्सेस देने ही पड़ते थे टू द रोमन एम्पायर। So I suppose for today we'll do this much only, and tomorrow we'll continue, or in our next class we'll continue. So I suppose everything is clear till now. So for today